जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का बात हो रहा है सेट 2 के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा है साइंस और क्लास है 9। एमसीक्यू फॉर्मेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं डिस्कस, और इसके पीछे 2 वीडियो हम लोगों ने सेट 2 के पीछे बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जहाँ पे कि हम लोग बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन छूटा हुआ होगा। तो आप लोगों को सभी को अंदाज़ा होगा, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 और एक ये 24 नहीं 25 26, हाँ 26 तक जो है क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग सीधा 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और 27 नंबर के बाद देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिल रहा है। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, मतलब द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल का अगर बात करें तो मेन डिफरेंस क्या है, तो रिलेटेड टू मोशन, मतलब गति संबंधी। प्लांट एक जगह स्थिर होता है, और लेकिन आप देखिएगा एनिमल तो ये एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। ये एक डिफरेंस हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उत्तर टिक करना है रिलेटेड टू गति संबंधी, और न्यूट्रिशन पोषण संबंधी क्यों नहीं करना ये आपको बताना है। चूँकि आपको पता होगा जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको अगर पता हो तो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स कह रहे हैं प्लांट, वो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स की तरफ होलोजोइक। तो क्यों नहीं इसमें होगा रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, होगा सिर्फ गति संबंधी, ये आपको बताना है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 28 के ऊपर, और 28 प्रश्न संख्या दिख रहा है मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मूंगफली और बादाम के छिलकों में सबसे पहले तो ऑयल फैट्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है फैट्स होते हैं। लेकिन वसा, जिसको हिंदी में हम लोग वसा बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में और मैं इंग्लिश में डील करते जा रहा हूँ तो सॉरी, आपको मैं बता दूँ इसका मतलब वसा होता है। और यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से अगर हम लोगों को आंसर करना है तो हम लोगों को लिखना होगा स्क्लेरिट्स, स्वलेरिट्स, जिसको स्क्लेरिट्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जिसको पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 का। तो 29 दिया हुआ है कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क की जो कोशिकाएं हैं कॉर्क सेल कंटेन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम लोगों को पता है कॉर्क सेल। अच्छा, आपको एक ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है ना, ये हुआ सारा ऑप्शन आप लोगों को विजिबल दिख रहा है, ये रहा सारा ऑप्शन। तो कॉर्क सेल के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा आपको लैटेक्स, लैटेक्स जो है कॉर्क सेल के अंदर पाया जाता है, ये सीधा याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 थोड़ा टफ है, जो पहली बार देख रहे होंगे। लिखा है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उपस्थित में। उपस्थित मतलब कार्टिलेज में, ये कार्टिलेज के फॉर्मेशन बनने में मदद करती है, इसलिए ये कार्टिलेज में पाई जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 31, और प्रश्न संख्या 31 है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं जो है वो आपको प्लेथमैंथिस, आप पढ़े होंगे प्लेथमैंथिस, जो कि आपका फाइलम है उसमें पाया जाता है। और उसमें भी आपको देखिएगा तो वॉर्म वाले कैटेगरी में जनरली पाए जाते हैं, और फ्लेम सेल जो है वो टैप वर्ग में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, राउंड वर्म में नहीं। उसके बाद है अगला मेढक है। मेढक जो है आपको पता होगा ये पानी में भी रह सकता है और साथ ही साथ ज़मीन पे भी रहता है, पानी और ज़मीन दोनों जगह रहता है मेढक, इसलिए इसको हम बोलते हैं उभयचर। अंग्रेजी में बोला जाए तो एम्फीबियन। तो मेढक जो है एक एम्फीबियन है, आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा फाइलम का अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन अगर आ जाए तो। उसके बाद है अगला प्रश्न, आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 33। एनालिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं। एनालिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं द एक्सक्रीटरी सिस्टम फाउंड इन एनालिडा इज। तो उसका नाम वहाँ पे हो जाता है, याद रखिएगा निफिडेरिया, निफिडीरिया ये उसका नाम हो जाता है। एनालिडा का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका नाम। और स्पाइरिकल, से आपको पता होगा कॉकरोच वगैरह, ये उनका उत्सर्जक तंत्र है,
तो ये आपको दोनों जो है याद रखना है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जो कि अगला प्रश्न है जो कि आपको दिख रहा है, एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक विश्वव्यापी बीमारी कॉस्मोपॉलिटन डिजीज इज। तो कॉस्मोपॉलिटन डिजीज जो है वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये कॉस्मोपॉलिटन डिजीज के अंदर आता है। उसके बाद है अगला, एक संक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग मतलब एन इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन के कारण होगा। तो आपको याद रखना है ये कॉलेरा जो है, हैजा बीमारी, ये आपका इन्फेक्शन के द्वारा होता है। उसी तरह है अगला प्रश्न संख्या 36, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? प्राकृतिक संपदा नहीं है, विच वन इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस कौन नहीं है? आपको याद रखना है पानी नेचुरल रिसोर्सेस है, जल, वायु, कोयला नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन खेत जो है ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत। उसके बाद जो है अगला 37 नंबर प्रश्न, ओजोन है। ओजोन जो है एक्चुअली में वो क्या है? तो ओजोन जो है एक तरह का आपको बताना है गैस है। ओजोन एक गैस होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 38, और प्रश्न संख्या 38 है, एक प्राकृतिक संपदा है। एक प्राकृतिक संपदा है इस बार आपसे पूछा है, और बोल रहा है कि जल है, वायु है, मिट्टी है। तो तीनों तो प्राकृतिक संपदा ही है, तो आपको बोलना है ये सभी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है EDB, इथिलीन डाइब्रोमाइड। ये जो है हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में? तो धूमक के रूप में, मतलब फ्यूमिगेंट्स, जो चूहे हुए कुतर देते हैं बोरे को अनाज के, उसको मारने के रूप में, उसको एक जहर के रूप में उसके लिए ये काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। ये है इथिलीन डाइब्रोमाइड। आपको इसका फुल फॉर्म याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन EDB याद रखना है, फ्यूमिगेंट्स। उसके बाद आते हैं आखिरी प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 40 है, और आखिरी प्रश्न कुछ इस तरीके से है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो होता है जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं। नाइट्रोजन की बात करी जाए, फास्फोरस की बात करी जाए, पोटेशियम की बात करी जाए, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये हमारा रहा 1 से लेकर 40 तक। इस वीडियो में हमने इस सेट को पूरा कंप्लीट किया है। तो आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच शेयर करें, जहां से कि हर लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। जय हिंद।